रजब भट्ट के साथ आपकी इतनी अच्छी गुडविल मैं कैसे? आपको बताती हूँ, रजब भट्ट का जब बेटा पैदा हुआ था ना, तो मैंने बड़े फेवर में वीडियोस बनाई थी। ये रजब भट्ट को ये बात पता है जो उनके गेट पे आपके साथ हुआ? जाहिर सी बात है, पता होगा, उनके घर में कैमरास लगे हुए हैं। पेरोल वाली क्या बात है? आप पेरोल पे कहते हैं जी आपने आपने रजब को खरीदा हुआ, तो मैंने कहा आपने खरीदा हुआ है। मैंने कहा सीधे मुंह खड़े होकर इंटरव्यू का जवाब नहीं देता, उसमें बड़ा एटीट्यूड है। रजब तो अपने व्लॉग्स में कह रहे होते हैं कि मुझे याद है वो वक्त जब मैं ऑफिस बॉय था, मुझे याद है वो वक्त जब हम। ये कहानी ना किताबों तक रह जाती है। आयशा भट्ट जो गालिबन एक मेंस सैलून के अंदर मसाज कर रही होती हैं, आपने उन्हें गेस्ट बुलाया पॉडकास्ट में, आपने क्यों बुलाया? आपको लगता है कि उसे गेस्ट बुलाना चाहिए? तुम ये जो मर्दों को मसाज करती हो, कहती है देखिए ये मेरी रोटी रोजी है। लोग कहते हैं कि आप बाहर दिहाड़ियाँ शड़ियाँ भी लगाती हैं, तो कभी चैनल का नाम लिख के दिहाड़ी ली है आप? मैंने कोई ऐसी खबर रिकॉर्ड ही नहीं की, और यकीन करें अगर रिकॉर्ड कर लूँ, मुझे ये होता है मेरा ही सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए। ये जो शाहजेब सियालकोटी वाला इशू चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है? जो शाहजेब सियालकोटी है ना, अगर आप देखा जाए, इसका काम नहीं बनता कि आप कहते हमारे दो बाप हैं। कहाँ जा रहे हैं हालात? लड़कियां क्या कर रही हैं फेम के चक्कर में? माइक का इस्तेमाल गलत हो रहा है। अदालतों के बाहर पेशियों पे जाना, ये जो आयशा जट्टी वाला भी केस था, वो भी आपने विटनेस की है। असल में कौन गलत? इसमें जो गलत है ना, आयशा। डॉक्टर रूबी क्यों कहा जाता है आपको? कौन सी डॉक्टर? बेसिकली डॉक्टर नहीं हूँ मैं करती थी हॉस्पिटल में काम। वाज़े कि आप डॉक्टर नहीं है, तो हम खाली रूबी ही कहेंगे। जी, रूबी ये बताइएगा कि आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। उसके साथ निकाह भी किया हुआ है, उसे रजिस्टर नहीं कराया हुआ, फिर उसकी यूट्रस रिमूव करवा दी कि वो बच्चा की तरह जो नवाज शरीफ की तस्वीर पे चुभ रहा था। जी, वो बच्चा मैं बन गई और ये मरियम नवाज बन गई, तो वो वीडियो हमारी चलेगी 3 मिलियन। तो इसने उन्हीं एक चैनल्स में से कहा कि रूबी जो है लड़कियां सप्लाई करती है, इस औरत को तुम लोग क्यों बुला लेते हो? डॉक्टर नबिया ने आप पे को पर्चा भी करवाया? हाँ, उसी पे इसने पर्चा करवा दिया। तो आपने भी, मैंने सुना है कुछ लोगों पे पर्चे कराए। मैंने पर्चा नहीं करवाया था, एप्लीकेशन दी थी। डॉक्टर नबिया के साथ आपकी क्या कंट्रोवर्सी है? तंजीम में ना कुछ लोगों को कहना शुरू कर दिया रूबी जो है ना, मैंने अपने साथ गार्ड रखी है। आपको डॉक्टर नबिया ने एज अ गेस्ट भी ARY पे नहीं बैठने दिया। सबको पता लग गई कि डॉक्टर रूबी जो हैं वो सप्लायर। उसके बाद मेरी लाइफ टफ हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो माइक पकड़ लेती हैं और लोगों से बहुत सारे सवालात करती हैं, लेकिन आज माइक जो है वो उनके आगे होगा और वो सवालों के जवाब देंगी और अपनी ज़िंदगी के बारे में वो चीज़ें बताएंगी जो अब तक आपसे छुपी हुई हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने देखने के बाद लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जो कमेंट्स आप करते हैं वो मैं सारे पढ़ती हूँ, इसलिए कमेंट आपने फिर से यही कहूंगी कि करने हैं। अब आपका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर रूबी, जो कि बहुत ही फेमस हैं पूरे सोशल मीडिया पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। आप इतना अच्छा, मैं ना क्यों रही? बात करना चाह रही हूँ। अभी पिछले दिनों आपने एक पॉडकास्ट की, लोग आपके मुतालिक कहना शुरू हो गए कि आप औरतों की रिहान तारिक बन गई हैं। अच्छा, तो आप प्लीज जरा, मैं कुलीग भी हूँ आपकी, तो थोड़ा हाथ होला रखिएगा। नहीं हाथ होला मैं, अच्छा मुझे ये नहीं पता, लेकिन किसी को भी मैंने खामखा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डाला। जो चीजें हकीकत में थी उन पे ही मैं सवाल करती हूँ। कोई इधर से पास से कुछ एक किसी बात को क्रिएट करके कंट्रोवर्सी बनाना हमारा काम नहीं है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, डॉक्टर रूबी क्यों कहा जाता है आपको? कौन सी डॉक्टर है? बेसिकली डॉक्टर नहीं हूँ मैं करती थी हॉस्पिटल में काम। शुरू से मैं जॉब करती आई हूँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। डिफरेंट उसमें अंदर शोबा होते हैं, OT होता है, ECG रूम होता है, रिसेप्शंस होती हैं। तो मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट शुरू किया था काम। और ये करते करते जो है मुझे OT का इंचार्ज बना दिया, यानी चीजें पूरी करके रखनी होती थी, बेडशीट काउंटिंग करके रखनी होती थी, जो एज अ एडमिन, मिनी एडमिन लगा लें। लोगों ने वहां से, वहां के पेशेंट्स ने, लोगों ने डॉक्टर कहना शुरू कर दिया, और वो डॉक्टर कहते कहते मैंने अपने आप को डॉक्टर ही समझ लिया। लेकिन आपको नहीं समझना चाहिए था। देखिए, आप नहीं समझती कि एक डॉक्टर कहलाना एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है? वो है, लेकिन मैंने अपनी गाँव बगाव पॉडकास्ट में बोला है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, आप मेरी उठा के देख ले कोई भी जगह पे, ना तो मैंने कभी कोई क्लिनिक बनाया, ना क्लिनिक मेंशन किया, प्रॉपर्ली वहां पे मैंने बताया। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर रूबी, आपने उसको
कर दिया है वाजे कि आप डॉक्टर नहीं है, तो हम खाली रूबी ही कहेंगे। जी, रूबी ये बताइएगा कि अब आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। नहीं, मतलब आप मेरे नाम से अगर मुझे गूगल ने रिस्पेक्ट दी, यूट्यूब ने रिस्पेक्ट दी तो फरियाल आप मुझे डॉक्टर रूबी कह सकती है, कोई मसला अच्छा जी, यूट्यूब की डॉक्टर रूबी। जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग नहीं जानते ज्यादा, लेकिन कुछ चीजें पिछले कुछ पॉडकास्ट में हमने वायरल होती देखी। सबसे पहले जब जिंदगी का आगाज हुआ, आपने कहा मैं जॉब करती थी शादी से पहले भी, फिर शादी हो गई। किससे शादी हुई और वो शादी का स्टेटस क्या है और कितने बच्चे हैं? हम ना बेसिकली थी 6 बहनें। ठीक है। और 2 भाई मेरे फौत हो गए थे। ठीक है। जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे दोनों भाइयों की डेथ हो चुकी थी। अच्छा। तो मेरी वालदा जो है ना वो यही कहती थी कि ये पहले वक्तों में आपको पता है जरा ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वो कहते ये आई तो 2 को खा गई, मतलब इस तरह के मेरे बारे में जुमले कसे जाते थे। अच्छा। तो मेरे अब्बा मुझसे बड़ा प्यार करते थे। अब्बा जो है वो कहते थे एन मैं वड्डिया होके ना डॉक्टर बनाना है, ए मेरी धी सब ने बड़ा पसंद करना, मतलब एक होता है ना इस तरह से। अब्बा मेरे मैट्रिक के पेपर हो रहे थे तो अब्बा फौत हो गए। अच्छा। मैट्रिक का एग्जाम मैं दे रही थी, गालिबन इंग्लिश का एग्जाम था, तो खबर मिलती है वहाँ पे, तब तो फोन वगैरह होते नहीं थे, और जस्ट आया एग्जामिनेशन हॉल में कि जी इनके वालिद की डेथ हो गई है, इनको घर जल्दी जाने दे। तो वो तब से जिंदगी का आगाज शुरू हो गया। 2 बहनों की सिर्फ शादी हुई थी, हम थी 4 बहनें। तो मेरी वालदा ने एक बात वाजिया कर दी कि भाई सर पे कोई नहीं है और आप लोगों ने खुद ही कमाना है और खुद ही आगे से अगर पढ़ाई करनी है पढ़ाई करें, और अगर शादियां करानी है तो अपना बंदोबस्त खुद करना है। पेंशन अब्बा की अम्मा को मिलना शुरू हुई 1200 रुपया। अब 1200 रुपये में आपको पता है कि लाइफ नहीं गुजरती। मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है वो अलाइड बैंक में मुलाजिम है, उसने और मैंने मिलकर काम करना शुरू किया, जॉब करनी शुरू की। छोटी मोटी भी जॉब कर लेती। सबसे पहले मुझे जॉब मिली अंजुम सीमेंट को स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, वहां पे एज अ रिसेप्शनिस्ट मिली। उस वक्त मेरी सैलरी जो थी वो लगा लें 2000 थी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी मेरी बंदा काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, मेरी अमीर बंदे से शादी हो। मतलब जो गुर्बत देखने वाला बंदा यही सोचता है ना, अमीर बंदे से शादी हो। मेरी शादी बड़ी अच्छी फैमिली में हुई, बड़े अच्छे लोगों में हुई। उनकी पहली वाइफ फौत हो गई थी, पहली बीवी फौत हो गई थी, और मेरे साथ उनकी दूसरी शादी थी, और उनके 3 बच्चे थे। अच्छा। जो कि मीडिया में ये जो फजूल एंकर बना है, ये पता नहीं कहाँ से ये बात उठा के ले आया। वो 3 बच्चों की मैं माँ हूँ। आपने पाला उनको? मैंने पाला। ठीक है। आपने पैदा नहीं किया? मैंने पैदा नहीं किया। ठीक हो गया। उनमें से एक की डेथ हो गई, एक बेटे की 3 साल पहले। अच्छा। वो अमेरिका में पढ़ते थे बच्चे। अच्छा। वहां पे वो यूनिवर्सिटी में कोई आइस का नशा शुरू कर दिया था उसने, तो वो काफी पुराना कर रहा था कहीं पे। अच्छा। तो वो एक दिन ज्यादा ओवरडोज हो गया तो उसकी डेथ हुई। 2 बच्चे अभी भी हैं, और माशाल्लाह उन बच्चों की मैं नानी दादी भी हूँ। मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसी लड़की के जो अपने पेरेंट्स की तरफ से भी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं थी, फिर छोटी मोटी नौकरी करने वाली लड़की, चले अमीर बंदे से शादी हो गई, बच्चे अमेरिका कैसे चले? यार मेरी ना सिस्टर और मेरी बहन और बहनोई ना अमेरिका में होते थे, तो उन्होंने जब देखा कि बहन ने बड़ी, मतलब बहनों को एक दूसरे से प्यार होता है ना, तो मैंने बहनोई से कहा कि मेरे बच्चों को जो है ना यहाँ पे मैं इनको रख नहीं सकती, क्योंकि मैंने उनकी नानी को कहा, यानी वो उनकी जो असल नानी था, उनको कहा कि आप इनको रख सकती हैं, उन्होंने कहा नहीं। अब मैं अकेली बंदी कैसे मैं अपने माँ के घर जाऊं, तो वो कहेगी जी 3 बच्चे साथ ले। तो ये जो आपके हस्बैंड थे, इनके पीछे कोई अम्मी वगैरह नहीं थे? नहीं जी, दादी थी, इनकी तो दादी भी थी, देवर भी थे। आपको पता है कौन रखता है आपको? फिर छोटे बच्चे हों, एक 4 साल का, एक 3 साल की, एक 2 साल की, छोटे छोटे बच्चे थे, तो कौन रखता? और वो बच्चे आपके भी नहीं थे? वो मेरे भी नहीं थे। फिर मैंने उनकी रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की माशाल्लाह। अब तो मुझसे ज्यादा लंबी उनकी हाइट है और बड़ा वो फख्र महसूस करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि चंद व्यूज के लिए उस एंकर को ये बात नहीं निकालनी चाहिए थी। मतलब मेरे पूरे सर्कल में किसी को ये चीज नहीं लोगों को क्या पता था? लोगों को यही पता था इनके बच्चे हैं, बाहर हैं, और दूसरी डाइवोर्स हुई थी पहले हस्बैंड की। अच्छा, उसके बाद आपने उन बच्चों को अपनी बहन के साथ बाहर भेज दिया। तो आपने बहन को कैसे कन्विंस किया? बहन ये भी तो कह सकती थी कि ये बच्चे आपके भी नहीं है, मैं इन्हें क्यों पालूं, इनके दादा दादी पालें। बेसिकली मेरे जो बहनोई है ना वो बड़े इस्लामिक है, वो बड़ा शफकत का हाथ रखते हैं, वो और लोगों पे भी बड़ा रखते थे। अच्छा। मतलब जैसे लाइक कोई गरीब है या कोई ऐसा है, हमारी स्टडी में भी उनका बहुत हाथ था, हमें ऊपर लेके जाने में भी उनका बहुत हाथ था। वो हेल्पिंग हैंड रहे हर वक्त, और अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत ज्यादा नवाजा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती हैं, आपको भी पता है बाहर जाते लोग इसलिए कि उनको अच्छी जो है वहाँ पे ऑफर्स आ जाती हैं, मतलब उनके जो अखराजात गवर्नमेंट ही उठा लेती है एक टाइम ऑफ पीरियड्स के बाद। तो मैंने उनको बस समझे कि रो पिट के, जिसको कहते हैं ना, कायल तो कर लिया। लेकिन फिर बाद में मैं कई दफा सोचूं कि मेरा डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि बहुत ही अकेली हो गई। शादी नहीं मैंने और की थी, मैंने तकरीबन 21-22 साल और शादी नहीं की थी। अच्छा।
जी, मेरी वालदा ने बहुत मुझे कहा कि शादी कर लो। मैं कहा नहीं अम्मा, मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं की। लेकिन ये दूसरी शादी आपको भी पता है मेरी हुई, और वो जो है मामला अभी लटका हुआ है उसका। कैसे लटका हुआ है? कब हुई दूसरी शादी और वो क्यों लटका हुआ? दूसरी शादी यार इस तरह से हुई थी कि अम्मी मेरी ना थोड़ी बीमार रहना शुरू हो गई थी, और मैं भी कोई इतनी फिट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है तुम्हारी मैं शादी कर देती हूँ। वो नेशनल बैंक के ऑफिसर थे, रिटायर्ड होने में उनके 2 साल थे। उनके माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा भी था, और सबकी शादी हुई थी। वाइफ उनकी बीमार थी, मतलब ये समझे कि एक बंदी जब बच्चियों की शादी कर लेती है और मियाँ भी बाहर औरतों के साथ घूमता फिरता हो, तो वो बंदी बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस और 4 पहिए के ऊपर थी। अच्छा। मतलब ये समझे कि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए 20-20, 25-25 टैबलेट खाती थी एक टाइम में। तो उनसे मेरी वालदा ने, उनके मतलब जो इकबाल साहब थे, उनका नाम इकबाल है, तो उनके साथ मेरी शादी कर दी। क्यों कर दी? जब एक बंदे की ऑलरेडी बीवी इतनी तंग है, हाँ जी, और वो उसकी वजह से बिस्तर पे पड़ी हुई ये है, तो ऐसे बंदे से आपने क्यों शादी की? हमें यही बताया गया कि वो ना शुरू से ही कोई उसको प्रॉब्लम था ब्रेन में, और वो 4 पे लग गई। मुझे आदत का नहीं पता था इसकी आदत कैसी है। हमने इन्वेस्टिगेट किया थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आई। इनके बैंक से भी नहीं कोई बात पता चली, और जब शादी हो गई तब भी नहीं पता चली। कोई 2 साल बाद लोगों ने बताना शुरू किया। तो वो मेरी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक जिसको कहते हैं ना लाइफ की, वो वाली हो गई मुझसे। फिर अब क्या स्टेटस है शादी का? अब शादी का स्टेटस इस तरह से है कि उन्होंने जब वहाँ यूके चले गए, उनकी बेटी ने उनको बुला लिया। फैमिली सेटलमेंट वीजा जो कोई होता है 5 साल का, 5 साल में आपने रिहाइश वहीं पे रखनी होती है, 1-2 महीने के लिए आप आ सकते हैं, और फिर आपने जाना होता है वापस। अच्छा। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने मुझे कहा कि रूबी मैं ना आता जाता रहूंगा। तो कोविड आ गया, इनकी सुनी गई, इनको काफी फंड्स लग गए वहाँ पे, इंश्योरेंस के पैसे मिलना शुरू हो गए, और ओल्ड एज थे इनके, उसके बेनिफिट्स मिल गए। तो इन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, उनको एक ही बीवी शो करानी थी वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन। वो जिंदा थी? वो जिंदा है? वो जिंदा है, हाँ जी, साथ गई हुई है। एक ही बीवी को शो कराना था। तो इन्होंने ना, मैंने इनको कहना कि इकबाल साहब अब आप मेरा निकाहनामा रजिस्टर्ड करवा दें। तो नहीं वो करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस होता था, देखिए मेरी शनाख्त तो थी ना इनके साथ, लेकिन नहीं करवाते थे। अच्छा। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब वहां पे जाके फोन करना बंद कर दिया। ईद दिन अच्छा, त्योहार उसको जो पहली बीवी बीमार थी उसको साथ ले गए? वो सही हो गई थी ना, ठीक हो गई, उसका ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से कराया, उनको केयर करनी, बिल्कुल टाइम पे नाश्ता देना, एक मुलाजमा की तरह खिदमत ही की ना। आपने की? हम लोगों ने की। अच्छा। मैंने भी की, और उनके, और मुझे ये भी नहीं पता था वो उनकी पसंद की शादी हुई पहले। अच्छा, आप मतलब समझ गए? उन्हें अपनी पहली बीवी के लिए केयर टेकर चाहिए थी, जो उन्होंने आपको बना दिया। वो मुझे बना दिया। अब आप समझ गए पूरी बात, आप फीमेल है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर गई हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको उठा के जो है ना, वो ये कह दिया कि उसके बच्चे वीजा लगवा दिए, हम जो है ना आते जाते रहेंगे। तो मैंने क्या, उनके बच्चों का तो हक है ना। लो फरियाल, बस यहाँ से आगे लाइफ और टफ होना शुरू होगी। और ये कितने साल पहले की बात है? ये 2019 में। अच्छा। मेरे घर से ये गए हैं 2019 में, और अगले दिन फ्लाइट्स बंद हो गई थी जब ये पाकिस्तान से चले गए हैं। उसके बाद जब फ्लाइट्स खुली थी, फिर इन्होंने आके मेरे ऊपर जो है ना एक केस कर दिया। जब मैंने निकाहनामा रजिस्टर्ड करा दिया और मैंने आईडी कार्ड बनवा लिया, तो ये 4 दिन में ही वापस आ गए। मतलब उस वक्त फ्लाइटें भी खुल गई, वापस आना भी हो गया, और इन्होंने आते साथ ही एक चोरी जो है ना मेरे पे केस कर दिया कि तकजीबे निकाह, कुछ इस तरह का लफ्ज होता है कि मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, ये कौन है, और ये इस औरत ने क्यों मेरे नाम से जो है ना वो निकाहनामा बनवाया है, और क्यों मेरे नाम से आईडी कार्ड बनवाए। अब दोनों महकमे पागल तो नहीं है, ना मौलवी पागल है, ना गवाहान पागल है। इसने ना ये करके और छुपा के रखा हुआ था। इचरे का रिहायशी है, मेरा भी जाना रहता था इचरे में। वहीं के लोगों ने मुझे बता दिया, इन्होंने केस किया हुआ है। उसी केस को मैंने ढूंढा, उसके अंदर मैं इन हुई, और डिटाई देखें, जब मैं इन हुई, अदालत में पेशी थी, इसको नहीं पता था मैं आ रही हूँ। तो जब मुझे आमने सामने देखे था, क्या हाल है आपका, ठीक है, आप हालात चेक करें। और मैंने भी कहा मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं इकबाल साहब आप कैसे हैं। और हम जज के पास खड़े हैं, और कैसी तजलील के साथ खड़े हैं कि वो कहता है ये इसकी जो है ना वो, मैं इसको जानता नहीं। फीमेल जज थी। मैंने उनसे यही कहा कि वकीलों के पीछे मैं नहीं लगती, वकीलों ने बहुत लंबा केस ले जाना है, ऊपर अल्लाह है, नीचे आप हैं। आपको फोरेंसिक चाहिए, आप टेस्ट करवाएं, आपको वीडियोस चाहिए, मैं आपको देती हूँ, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मैं दूंगी, हर चीज़ प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आपने इंसाफ की बात करनी, मुझे और कोई बात नहीं करनी। उन्होंने रीओपन करवाया केस, तकरीबन केस चला 1 साल 5 महीने, और मैं केस विन कर गई। साबित हो गया कि आपका शौहर है। जी। फिर मैंने 42 पे इंटरव्यू दिया,
42 पे मैंने इंटरव्यू दिया, उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा आज अदालत में लास्ट केस है, उन्होंने लगाया हुआ भी अपना, देखा होगा आपने उसमें, उन्होंने लगवाया हुआ है। और उससे पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाह रही हूँ। मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम था यूट्रस में, रसोलियाँ थी 2 छोटी-छोटी। इन्होंने क्या किया, मेरी यूट्रस ही रिमूव करा दी और मुझे कहा मुझे नहीं पता, डॉक्टर को पता हो। आपको नहीं पता था? मुझे भी नहीं पता था। कहाँ, किस हॉस्पिटल? उमर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो वहाँ डॉक्टर ने आपको नहीं कभी नहीं, डॉक्टर मोहसिन गिलानी है, बड़े अच्छे भाई हैं अपने, कोलीग्स भी हैं, उनके साथ मैं काम भी करती रही हूँ, उनके अंडर में काफ़ी अर्सा काम किया है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा, मैंने उनसे परमिशन ली थी, उन्होंने कहा हमारी फैमिली प्लानिंग का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, आप रिमूव कर दें। इतना बड़ा जुल्म एक फीमेल के साथ? जी। मतलब कि उसके साथ निकाह भी किया हुआ है, उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ, फिर उसकी यूट्रस रिमूव करवा दी कि वो। जी। और आपने सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया? कर लिया। मैंने माइक ही इसकी वजह से पकड़ा था कि इसकी मैं बजाऊंगी बैंड। आप किसी के पास अपना केस लेके जाते हो ना, लोग आपको सुनते हैं, डरते हैं कि कल को कोई आप पे इल्जाम ना आ जाए, लेकिन अपनी जंग तो बंदा लड़ता है ना। मैंने जंग लड़ना शुरू की, मैंने छुपा के रखा सबसे कि मैंने कुछ नहीं बताना किसी को। एंड टाइम पे जब एयरपोर्ट पे मैं इसको अरेस्ट करवाऊंगी तो फिर मैं इससे पूछूंगी कि हाँ अब मुझे दे हिसाब। फिर हुआ ऐसा? अभी तक ये आया नहीं पाकिस्तान दोबारा, चक्कर नहीं लगा। आपको मिला कैसे था ये? बैंक तक आप बैंक में थे? मेरी अम्मा ना पेंशन लेने जाती थी, मैं साथ जाती थी, तो वहां पे ना ये मेरी अम्मा को बड़ा प्रोटोकॉल देते थे। नेशनल बैंक से ही मेरी अम्मा पेंशन लेती थी। तो इन्होंने ना बड़ी कोशिश की, ये आपकी बेटी जो है ये मतलब बेवा है, तो आप शादी क्यों नहीं करते, मेरी भी बीवी बीमार है तो आप इसकी शादी मुझसे कर दे। मेरी अम्मी बुजुर्ग थी, रो पीट के मुझे बना लिया। देखिए फरियाल, शादी बंदा एक ही करे, दूसरी बीवी बन के जाना ना, मैं भी तो किसी के घर पे डाकर डाल के गई थी ना, तो फिर मेरे साथ भी तो वैसे ही होना ही था। सारी बातें आ जाती हैं घुमा फिरा के। अगर बंदा कोई बात ये करे, आज लोग कहते हैं जी ये ला पा के हर बंदे के हाथ में पकड़ा देती है। मैं अकेली सर्वाइवल करती हूँ, अकेली लाइफ में चलती हूँ। मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता रात को कि कोई सर में दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं। आप तो मुझे भी रुला रही हैं, आप मुझे कह रही थी हाथ हौला रखना, आप तो मुझे रुला रही हैं। आप प्लीज रोए ना। मुझे नहीं पता था कि इतनी हंसती खेलती रूबी जो लोगों से कहती है आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार, बच के रहना रे बाबा। आप तो इतनी स्ट्रांग हैं और अल्लाह ताला आपको और स्ट्रांग करे, आपके लिए सानिया करे, और जिन लोगों ने जिसके साथ भी ज्यादतियां की हैं उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, देना पड़ता है। और आपने ये सबसे खूबसूरत बात है जो आपने खुद ये समझा है कि मैं किसी और औरत के घर पे डाका डाल के गई थी, बिल्कुल मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ। देखिए मैंने बुरा किया ना, मैं दूसरी बीवी क्यों बनी उसकी मौजूदगी में। अगर वो फौत हो गई होती तो फिर और बात थी, लेकिन मैंने फिर सोचा, मैंने कहा नहीं मेरा अल्लाह से गिला नहीं बनता, मैं भी तो उसके घर गई ना, मुझे नहीं सोचना चाहिए था। हमारे यहाँ तो ये बड़ा आम हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादीशुदा लड़कों को फंसा लेना, उनकी बीवियों के होते हुए उनसे शादियां नहीं होती खुश। कभी आप गौर करना, हंसी होगी चेहरे पे लेकिन अंदर से कुछ और ही होती है, नहीं वो रह जाती है। दूसरी बीवी के जो पहले जैसे शोहर है, दूसरी बीवी को उसके दोस्त भी एक आवारागर्दी चीज समझते हैं। उनके पास मैं केस लेके जाती थी अपना, केस को समझाएं, इकबाल साहब से मेरी बात कराएं, मेरा फोन नहीं उठा रहा, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मुझे खर्चा नहीं भेज रहा, मेरे लिए प्रॉब्लम्स है, मैं माँ के घर बैठी हूँ, और वो मेरी तमाशबीनियां देखते थे। अच्छा शाम तक बताते हैं, अच्छा चाय तो पिए ना, अच्छा चले, मतलब मैं समझ रही हूँ, सारे ठरकी बन गए थे। उसको शर्म ना आई, वो खुद 3 बच्चियों का बाप था, 3 बेटियों का बाप है, और आगे उसकी नस्ल में भी दोतरियां पोतरियां तो हैं, तो क्या उसको शर्म नहीं आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? मैं आपसे ये सवाल करती हूँ। और वो छोड़ गया, कभी पता ही नहीं किया। यार एक दिन मैं सोच रही बैठी अभी थोड़े दिन पहले, मैंने कहा यार इतना बुरा मेरा वक्त गुजरा उसके साथ, बड़ा अच्छा गुजरा और बड़ा आइडियल टाइम भी गुजरा कि मैंने उसकी बीवी की खिदमत की, उसकी खिदमत की, रोटियां बनाई, घरेलू वुमेन बन गई। तो यार एक पल के लिए भी मैं उसको याद नहीं। हम तो जानवर गायब हो जाए तो हम कहते हैं कि मेरा जानवर पता नहीं नजर नहीं आ रहा, मैं तो इंसान हूँ। इतनी ताकत यूके के वीजे में। मैं वहां की गवर्नमेंट को अपील करने वाली हूँ, कैसे लोगों को आप 5-5 साल की वीजा ना दिया करें, जिन लोगों की औरतों को खराब करके ये आके बाहर अपने सिर्फ 5 साल के वीजे के लिए, वो जो मिलना है ना उसको 5 साल का टाइम ऑफ पीरियड उसने निकालना था, सिर्फ फरियाल उसकी वजह से।
और फिर आप बता रही थी कि उसने आपको फोन पे तलाक भी दे दी। फोन पे तलाक दे दी। मैंने इनको कहा कि आप मुझे तलाक दे दें, जब आपने खर्चा नहीं भेजना, मुझे पूछना नहीं, पता नहीं करना मैं किधर हूँ। मतलब एक फोन कॉल पीछे से आ जाए ना सारे दिन में, तो बंदे को होता है कोई फोन कर रहा है, कोई है तो आपने करना ही नहीं, तो आप मुझे फारिग कर दे, तलाक दे दी। नहीं नहीं, मैं बेटियों का बाप हूँ, ये गुनाह मैंने सर नहीं लेना। अच्छा, तुम खुला दायर कर दो। मैंने कहा मैं क्यों दायर कर दूं? तो कहने लगे कि रूबी मैं नहीं कर सकता, मेरी बेटियां हैं, मुझे कल को हिसाब नहीं देना इस चीज अच्छा, तो दूसरी शादी करते हुए एक बीमार बीवी को पलवाने के लिए तो दूसरी शादी की थी, तब बेटियों का खौफ नहीं आया? तब बेटियों का खौफ नहीं आया। अच्छा, उसके बाद ना मुझे कहने लगे कि मैंने कहा फिर मैं ना माइक पे बोलूंगी, लोगों को बताऊंगी। तो इसने फौरन मुझे 3 तलाकें दी थी फोन पे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तो तलाक आपने मांगी, इसका मतलब? मैंने उसको कहा ना, दो मुझे तलाक। देखो मुझे आप एक बात बताओ ना, आपको दिन पैसों को भी मारो गोली यार, फोन भी नहीं, पता ही नहीं। और मुझसे में से तीरी मेरी क्या लगाता है कि तुम्हारी अम्मी फोत होगी, तुमने मुझे बताया नहीं। स्टेटस लगाया तो सारी दुनिया देखती, तुम भी देख लेते। अब मैं वो दावतनामा था जो देने जाती, राब्ता तो था नहीं, तो कैसे हाँ कैसे बताती? आपको एक फोन करो, आपने रिप्लाई। मर्द की जात जो है ना बहुत ज्यादा सेल्फिश है। मैं सब मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो कहते हैं ना हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं, ये जितने ऐसे लोग हैं ना जो दूसरी शादियां करके दूसरे मुल्कों में भागते हैं और उनको पता होता है वहां तो कुछ भी नहीं उनका होना, ये ज्यादती करते हैं औरतों के साथ। तो आज मुझे पता चला है कि रूबी के पीछे कितने गम और कितनी मुश्किल जिंदगी। और मेरी एज में और मेरे जिसामत पे काम नहीं मिलता। हाँ रूबी, आपको फिर अच्छा, आपने कहा मैंने इनकी वजह से माइक पकड़ा, सबसे पहले कहाँ से शुरू किया और किस चैनल ने आपको अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म पहले दिया? क्योंकि जाहिर आप कह रही हैं मेरी एज या मेरी जिसामत नहीं मिलता काम, मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं हमें जो टिप टॉप लड़कियां चाहिए, हमें जरा ब्यूटीफुल फेस चाहिए, हमें इस तरह के लोग चाहिए। स्टार्टिंग मैंने टिकटॉक शुरू की, मैंने अपना पेजेस बनाए सारे, उस पे मैंने अपनी वीडियो कंटेंट डालनी शुरू की। उसके बाद मैंने पीआर प्रमोशंस की, कुछ मिलती थी मुझे, स्किन के हवाले से मिल जाती थी, बालों के हवाले से मिल जाती थी। फिर मुझे ना फरकान शाह साहब है, मुझे कहने लगे कि बाजी तानी को मशवरा देना, तुसी ना आप अपना व्लॉग करया करो, आप लोगों से बात किया करो, कोई नए चैनल में जाओ जो बंदे आपको ना जानते हो। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे काफी टाइम दिया, 3-4 महीने दिए, वहीं से बात चलते चलते फिर अभी भी मैं वो काम तो नहीं कर सकती एज एंकर जो है, लेकिन चल रहा है, मेरा सिस्टम चल रहा है। तो रूबी सारा खर्चा आप अपना खुद उठाती हैं या वो जो अमेरिका में बच्चे जिन्हें आपने पाला या आपकी बहन ने पाला, यहाँ पे ना घर है मॉडल टाउन में मेरा, उसका रेंट आता है, स्टार्टिंग में वो रेंट प्रॉपर उधर जाता था। फिर कुछ मेरे अपने कौमी बचत में पैसे थे, वहां से अब्बा की जमीनें दी हुई थी सब बेटियों को, लहदा साहिवाल में आए, वहां से थोड़ी इनकम आ जाती 6 महीने बाद। तो वो एक पापक जो है ना बंदे का चलता आ रहा है। कभी मुझे ये नहीं किसी ने कहा ये गिफ्ट आपके लिए है, ये सूट आपके लिए, ये जूता मैं आपके, क्योंकि अम्मा भी शुरू से, अम्मा का घर भी वही था, तो मुझे शुरू से खुद ही आदत पड़ी है। और मैं बड़ी कई दफा हैरत ज़दा होती हूँ, लोगों को तो गाड़ियां मिल जाती हैं, फोन्स मिल जाते हैं, ब्रांड मिल जाते हैं गिफ्ट्स में। मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत कम लोगों की तरफ से कोई गिफ्ट आया, रिश्तेदारों की तरफ से 0, बहन भाइयों की तरफ से भी 0। कहते हैं आप ससुराल देखिए, जो मेरी सास थी वो ओवरेज थी, बाकी सारे बड़े बड़े थे, वो सब अपनी अपनी फैमिलियों में बिजी। दरानियां जेठानियां मेरी बहुत अच्छी हैं, आज भी जाओ तो मजा आता है, 2-3 दिन मैं गुजारा आती थी उनके साथ। अब एक जापान शिफ्ट हो गई है, एक अमेरिका शिफ्ट हो गई है, तो बस अपने अपने बच्चों के साथ बिजी हो गए ना फिर। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके करियर की तरफ। आपने एक चैनल से ज्वाइन किया, उसमें बड़ी चीज़ें, मीडिया में काम करना भी एक बड़े टफ और बड़ा चैलेंजिंग है, फिर एक अपनी पहचान बनाना। डॉक्टर नबीहा के साथ आपकी क्या कंट्रोवर्सी है? मैंने सुना आप दोनों बड़ी करीबी दोस्त हैं, और लेकिन बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के बाल नोचने तक भी आ गई। जी, बेस्ट फ्रेंड थी हम दोनों, और बेस्ट फ्रेंड इस तरह की मैंने हमेशा उनको छोटी बहन समझा है। अच्छा। मुझे लोगों ने कहना छोटी बहन समझा, लेकिन इसकी ना काफी लोगों तक अप्रोच थी, मतलब स्ट्रीम मीडिया में काफी अरसे से थी, तो मुझे इन्होंने लारा लप्पा लगाई रखना कि रूबी आज तुम्हारा यहाँ काम करवा देती हूँ या जॉब करवा देती हूँ, तो मैंने इसकी ना जरा आओ भगत ज्यादा करनी, और मैंने कहना कहाँ थी आपको? मुझे कोहिनूर चैनल पे डॉक्टर इजाज वारिस ने मुझे बुलाया था अपने मॉर्निंग शो के लिए ना, टिकटॉक पे बहुत फेम होना जा रहा था उस वक्त, तो उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया था मुझे, वहाँ ये अपना प्रोग्राम ना खत्म कर रही थी। तो आज भी वीडियो है उनकी वो लगी हुई, तो मुझे कहने लगी मेरे साथ ना, मुझे अपने ना साथ रखो, वीडियो बनाया करेंगे, तो मैं यहाँ से इतने बजे फारिग हो जाती हूँ। मैंने कहा चलो फीमेल है ना, फीमेल के साथ बना लिया करेंगे, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी होगी, खाना भी हमने साथ खाना, लंच भी हमने साथ करना। लेकिन कहते हैं ना जैसे जैसे बंदा थोड़ा आगे को जाता है, इनको ना एक
हारिस खोखर है, यंग मीडिया एसोसिएट, वो जो उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड है, वो उनके साथ ना इनकी सलाम दुआ हुई। मुझे कहने लगी एक जगह पे जाना है रूबी, आज ना वहाँ पे यूट्यूबर्स की ना पार्टी है, तो उसको ना मैं ज्वाइन करना है। मुझे भी बुलाया, मैं चली गई। वहाँ पे इसको ना वाइस प्रेसिडेंट बना दिया इन्होंने। इसके ताल्लुकात मैंने आपको बताया ना बहुत थे, तो उनको कोई बंदा भी चाहिए था फाइनेंस, कोई सपोर्ट करे, लोग कंपनियों से पैसे निकलवाए या इधर उधर से करके आगे जो लोगों के काम करवाने, तंजीम जिसको कहते हैं। इसलिए ना उस तंजीम में ना कुछ लोगों को कहना शुरू कर दिया, रूबी जो है ना ये मैंने अपने साथ गार्ड रखी हुई है, जरा लड़ लुड़ लेती है, बैग पकड़ लेती है मेरा। हाँ, ये मेरी मुलाजिम है। सुने थे कि रूबी को मैंने बैग पकड़ने के लिए रखा हुआ। हाँ, आपने सुने थे ना, तो उसको तो मैंने उन चीजों को इतना माइंड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अगर उसकी थोड़ी कोई चूरन बिक रहा था इस बात का तो मैंने नहीं माइंड किया। मैंने कहा चलो कह रही है कोई। मैंने इससे पूछा, डॉक्टर नबिया कहती है नहीं नहीं तुसी तो उंजी मेरी भैन हो, लोग की साड़ देने, लोग फजूल बात करते हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। अब जैसे जैसे फेम आता है ना, हमने एक वीडियो बनाई मरियम नवाज के ऊपर, यानी वो बच्चा किधर है, मैं वो बच्चा बन गई और ये मरियम नवाज बन गई। वो वीडियो चली गई हमारी 3 मिलियन में। वो बच्चा किधर है जो नवाज शरीफ की तस्वीर हाँ, हाँ, जी जी, वो बच्चा मैं बन गई और ये मरियम नवाज बन गई। तो वो वीडियो हमारी चली गई 3 मिलियन पे। जब 3 मिलियन पे चली गई तो ARY वालों ने बुला लिया। इसने मुझे कहा कि ARY पे मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, आप ना मेरी इधर ग्लोरिया जिन में मेरा वेट करना, मैं इधर ही आ जाती हूँ। जब ये आई ना तो इसने मुझे कहा कि वो आपका भी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा तुम तो जॉब के लिए गए थे तो मेरा क्यों पूछ रहे थे। तो मुझे शक पड़ गया कि ये इसको कोई इवेंट उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है। मुझे ना बाद में वहां मलाइका होती है, मेरी दोस्ती है, उसने कहा कि आप क्यों नहीं आई, आपको भी बुलाया था। तो ये खुद रिकॉर्डिंग करा गई। तो मैंने कहा ये तो जॉब के लिए, कितनी जॉब के लिए नहीं आई, ये एज अ गेस्ट हमने बुलाया था। मैंने इसको ना नहीं कहा। मैंने फिर मतलब आपको डॉक्टर निबिहा ने एज अ गेस्ट भी ARY पे नहीं बैठने दिया। अच्छा। मैंने फिर ना अप्रोच की, मैं A+ चली गई मॉर्निंग शो पे, हिना सलमान के प्रोग्राम में। उसके बाद मैं 4-5 जगह और गई। तो इसने उन्हीं एक चैनल्स में से कहा कि रूबी जो है लड़कियां सप्लाई करती है, इस औरत को तुम लोग क्यों बुला लेते हो। उन्होंने मुझे वॉइसेस इसकी भेज दी। अब मैं नाम तो नहीं बंदा या बंदी का बताऊंगी। वॉइसेस आई तो मैंने इसको वॉइसेस भेजी, कहती ये हम दोनों से सड़ते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा मैं बेवा औरत हूँ, मैंने जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी है, आप मुझ पर कोई गंदा इल्जाम लगा, ये इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। इस साख्त ने मेरी पूरी फैमिली में हलचल मचा दी। मतलब कि ये बात सबको पता लग गई कि डॉक्टर रूबी जो है वो सप्लायर है। उसके बाद मेरी लाइफ टफ हो गई। क्या हुई, किसी 4 मर्दों में कहीं जाना ना, सानवी किसी ना मिलवा दो। आप यकीन करें बड़ी बड़ी जगहों के सरकारी अफसरान ने मुझे कहना, अच्छा। और मैं शर्मिंदा होती थी कि क्यों मुझे कह रहे हैं। मतलब यार मैं पूरे बाजुओं के कपड़े पहनती हूँ, कभी स्लीवलेस भी नहीं पहने, मैं गला भी पूरा पहनती हूँ, मुझे ये चीजें शर्मिंदा। तो मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि मामा ये क्या सुन रहा हूँ मैं। मैंने कहा बेटे जी, मैंने कहा बेटे आप दफा करो इन चीजों को जो है ना। 2 साल मेरी फैमिली ने मुझसे बाइकआउट कर दिया, मुझसे बात करना छोड़ दी, मुझसे मिलना छोड़ दिया कि ये चीजें जो है ना गलत है। इस इल्जाम की वजह से कि कुछ ना कुछ तो होगा ना जो बात की है। मैंने ना उसके ऊपर ऐसा वैसे क्या था, कुछ तो होगा वाकई। आप सोचें कभी कहीं कोई गलती ऐसी हो गई हो आपसे, कोई ऐसी बात मजाक में हो गई हो जिसकी कभी मजाक में भी नहीं। और डॉक्टर नबिहा की भी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये गलत खुद भी कभी नहीं थी। ये मैं आपके प्रोग्राम के उसमें कह रही हूँ कि कभी मैंने इसमें ना कुछ ऐसी बदतमीजी वाले अल्फाज सुने, ना कोई ऐसा गंदा मजाक सुना, ना कोई ऐसी बात ना करेक्टर के बारे में, ना करेक्टर के बारे में। देखिए जो अल्फन बात है ना वो ये है। तो मैंने कहा कि ये चीजें तो हो गई, अब गलत ये इसको डॉक्टर ने भी आपने सुधारना है। तो कहती मैं तो यहाँ से चली गई, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, कोहिनूर मैंने छोड़ दिया। मैंने पता किया तो कोहिनूर में ये काम करती थी। मैंने बुशरा शकील को कहा कि यार एक वीडियो डाल दो। बुशरा शकील ने मुझे कहा कि आप दोनों दोस्त हैं तो कल को मेरे पे इल्जाम आएगा। उसने इसको कॉल किया, बुशरा ने, उसने कहा रूबी ने वीडियो रिकॉर्ड करवाइए, तुम भी करवाना चाहती तो करवा लो। इसने क्या किया, इसने हमारी उसकी बात ही नहीं सुनी। उसने फिर भी 15 दिन वीडियो नहीं लगाई बुशरा ने। डॉक्टर नबिहा ने आप पे को पर्चा भी करवाया? हाँ, उसी पे इसने पर्चा करवा दिया कि जी मेरी गाड़ी को रोका गया और मुझे यरगमाल बनाया गया है और असला जदीद तरीन असले के साथ जो है ना बुशरा ने, मैंने और बुशरा के हस्बैंड ने रोका है। ये बुशरा कौन है? बुशरा यूट्यूबर है। अच्छा। मेन जो है ना बड़ी यूट्यूबर है और जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़ी हैं, औरतों के हक में भी बात करती हैं, इंसाफ तक लोगों तक पहुंचाती हैं। इसने ना हम तीनों पे पर्चा करा दिया जी, और पुल से हमारे घर भेज दी, दोनों फैमिलियों के घर। वो जो फैमिली थोड़ी पहले कम भड़की हुई थी वो मजीद और काम हो गया। अच्छा। उस पे हमने अपनी जो बेल तो करवा ली, लेकिन जब पर्चे को गौर से पढ़ा, नाम इसका नबीहा, इसका नाम नबीहा नहीं है,
इसका नाम डिफरेंट है, ये अपने नाम की पहचान नहीं रखती। उसके बाद इन्होंने हमने पूरा फाइट किया, पर्चा भी खारिज हो गया, ये झूठी निकली इसमें। उसके बाद आपने भी, मैंने सुना है कुछ लोगों पे पर्चे कराए, आपको अदालत में हरास किया गया। यार हम ना रजब कौन भट्ट के लोग ना, शामिल हैं मैं आपको उसमें? बताती हूँ, रजब भट्ट है ना, रजब भट्ट की पेशी पे मैं जाती हूँ, मेरे चैनल नेक्स्ट जेन चैनल की तरफ से था कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है। अब वहाँ पे ना ये जो रजब भट्ट के कुछ मेन अपने सहाफ़ी दोस्त हैं ना, यूट्यूबर्स ही हैं, तो वो ना किसी को आगे नहीं होने देते। इल्ज़ाम, उल्टे सीधी कौन है बातें। वो यूट्यूबर्स, एक कोई तो नाम? है, मैं बता देती हूँ, उमर बलोच हो गया, हसन शहबाज हो उमर गया। बलोच जिनका आजकल बड़ा फड्डा चल रहा जी, है वो सियालकोटी के साथ। सियालकोटी के साथ जिनका, और एक है उनमें आमिर भट्ट। लेकिन मैंने पर्चा नहीं करवाया था, एप्लीकेशन दी थी, और फरकान शाह साहब ने कहा कि बाजी रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन नहीं अपने भरावां ते नहीं करना। फिर इन्होंने कहा हमारा हरगिज मतलब वो नहीं है, हम बड़े आए, बड़ी आदसी से सर पे प्यार लिया मुझसे, और फिर बात को वाइंड अप कर दिया, पर्चे तक नौबत नहीं लाई मैं। मैंने सुना है रजब भट्ट आपको जरूर जब भी आप अदालत में जाते हैं वो आपको सवाल का जवाब जरूर देते हैं, और स्पेशल साइड पे आके आपको कहते हैं जी आप ही क्या हाल है आपका। तो हाँ, रजब भट्ट के साथ आपकी इतनी अच्छी गुडविल मैं कैसे? आपको बताती हूँ, रजब भट्ट का जब बेटा पैदा हुआ था ना, तो मैंने बड़े फेवर में वीडियोस बनाई थी, और ये चीज भी बता दूं, रजब भट्ट के दरवाजे से जलील होके भी हम आए थे। कैसे, क्यों? इसने अपने एक वीडियो में कहा मेरे बेटे, मैं खुद पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो आप सब लोग ना मेरे बेटे के लिए केक लेके जाओ या उसको अच्छी विशेष दो। हम चले गए, 2 घंटे खड़े रहे, तो इन्होंने नहीं मुंह लगाया। रजब भट्ट को ये बात पता है जो उनके गेट पे आपके साथ हुआ? जाहिर सी बात है, पता होगा, उनके घर में कैमरास लगे हुए हैं। रजब भट्ट जो है वो पूरी असेस, जहाँ पे भी जिस मुल्क में बैठता है वहां पे खोल के बैठता है, देखता है, और हो सकता है कि उसको शर्मिंदगी हो, लेकिन यहाँ पर मुझे बुशरा ने ये भी कहा कि रजब को नहीं पता होगा। अच्छा, फिर हाँ। फिर पेरोल वाली क्या बात है? पेरोल पे कहते हैं जी आपने आपने रजब को खरीदा हुआ, तो मैंने कहा आपने खरीदा हुआ है, मैंने कहा सीधे मुंह खड़े होकर इंटरव्यू का जवाब नहीं देता। उसमें बड़ा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा। वो बंदे को मुझसे जरूर कहेगा आप ही कैसी हैं, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन इंटरव्यू नहीं देगा। तो रजब तो अपने व्लॉग्स में कह रहे होते हैं कि मुझे याद है वो वक्त जब मैं ऑफिस बॉय था, मुझे याद है वो वक्त जब हम, ये कहानी ना किताबों तक रह जाती है। जो लोग कहते हैं ना मुझे वो वक्त याद था, अगर वो वक्त याद हो तो लोगों को, मुझे एक बताएं, एक बच्चा आ रहा है आपकी गाड़ी में बैठ रहे हैं, पूरे इसको सवाल पहले समझाए होते हैं, उसको पैसे भी उतने पकड़ा देते होंगे, बाद में पकड़ लेते होंगे वापस। मैं नहीं मानती कि ये लोग इतनी डोनेशंस करते हों, मैं नहीं मानती कि ये लोग इतनी इंसाफ परस्त हों। इनके घर के दरवाजे के बाहर जो लोग खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया मैंने रूल के जाते हुए वहां से देखी है। लेकिन जब आप इतने सारे लोगों को फैसिलिटेट भी तो नहीं कर पाते ना, मतलब लोग भी... अब नहीं कोई होता इतना, अब तो सोसाइटी वाले अंदर घुसने नहीं देते किसी को ज्यादा। इनके पास वही जो 5, 7, 10 बच्चे जो आते हैं ना झुग्गियों के पीछे से, वही होते हैं बेचारे, या वो पुरानी वीडियोस में कुछ एडिटिंग करके डाल देते हैं। लेकिन ये सुनने में आया कि रजब ने एक थोड़ा सा अपना खाता रखा हुआ है कि ये गरीबों में मैंने बांटना है। एक वकील भी आए थे उनके हमारे पास, अच्छा। उन्होंने भी कहा कि मैंने वो डायरी देखी है जिसमें रजब ने लोगों का खाता बनाया हुआ है कि मेरे से 10 डायरियां ले लें आप, मैं भी लिख सकती हूँ। ऐसे तो लिखने में क्या है, आपके दरवाजे से एक बंदा ऐसे आ जाए, मैं तो यही कहूंगी जो मैंने देखा, मैं तो वो बात कहूंगी जो मेरे साथ कि जहां मेहमान को ऐसे ट्रीट किया। हाँ, मैं ये कहूंगी। अदरवाइज अंदर के खाने में इनकी क्या बातें हैं, किन अदारों को देते हैं, किन बच्चों को देते हैं, ये तो फिर अल्लाह ही जानता है। अच्छा रूबी, जब आप अदालत के बाहर होती हैं, आप तो खैर एक बहुत मजबूत फीमेल हैं, अदालतों के बाहर पेशियों पे जाना, ये जो आयशा जट्टी वाला भी केस था वो भी आपने विटनेस की है, असल में कौन गलत है इसमें? जो गलत है ना आयशा। देखिए हक और सच की बात करूंगी, आप एक बंदे के साथ लव अफेयर चलता है, अपनी मर्जी से उसके कमरों में जाती हैं, अपनी मर्जी से ताल्लुकात रखती हैं, उस बंदे के मामले में आपने उसको माफ कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। और अब वो जो दूसरे जो 4 हैं उनको आपने पकड़ा हुआ, जो मेरे एविडेंस इन्होंने मटाए थे, जो मशहूर हैं। आप देखिए ना, फेम लेने के चक्कर में, कायदे आजम लेने के चक्कर में, 4 दिन पहले ये मैडम तैयार होती है, बैग पहनती है, बड़ा हाई फाई मेकअप कराती है, बड़े अच्छे सैलून से बालों को कर्ल सल करवा के जी रजब भट्ट से मिलने जा रही हूँ। इनकी बैठक होनी थी, रास्ते में इसको फोन चले गए कि तेरी बैंड बज जानी है, बैठक करनी थी, वहां से पैसे पकड़ने थे इसने, गालबन को 10 लाख रुपया। ये कब की बात है? ये 5-6 दिन पहले की बात है। आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा जो था, वीडियोस भी जी, वो बाद में इन्होंने वो प्रोग्राम चेंज कर दिया वकीलों के दबाव पे। फिर अब जो दूसरा केस है वो इस्तिहासा में चला गया इनका, इसी तरह का कुछ क्या, हाँ उसमें चला गया। अब आप देखें खुद कि ये इसमें गलत जो है ना आयशा जट्टी। अच्छा, एक और आयशा का आपने इंटरव्यू किया था, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आयशा भट्ट जो गालबन एक मेंस सैलून के अंदर मसाज कर रही होती हैं, आपने उन्हें गेस्ट बुलाया पॉडकास्ट में, आपने क्यों बुलाया? आपको लगता है कि उसे गेस्ट बुलाना चाहिए था? मैं आपको बताती हूँ, गाँव बगाव ना आयशा भट्ट को बड़े लोगों ने कहा कि रूबिया आपसे मिलना चाहती है, तो इसने मना कर दिया। इसने कहा मैं नहीं मिलती किसी को भी। मैंने कहा बाकियों को क्यों मिल रही है, सारी मेरे कोलीग्स को मिल रही है। मैंने इसको कॉल किया और इसको मैंने नहीं,
मेरे पास इसका नंबर था, इसने मेरा स्टेटस देखा तो इसने लिखा 100% परफेक्ट बात लिखी। मैंने कहा आयशा आपको कैसे लगता है 100% परफेक्ट बात, आप तो मेरे से बात करना नहीं पसंद करती। तब इसकी कॉल आई, हुआ क्या, मैंने फिर इसको कहा कि तुम ये जो मर्दों को मसाज करती हो, कहती है देखिए ये मेरी रोटी रोजी है, मैं इसको गलत काम तो कुछ नहीं ना कर रही। वो बड़े फखर से ये बात कहती है और मेरी बोलती बंद थी कि अब मैं उसको क्या कहूँ। तो आपने उसे गेस्ट बुलाया? मैंने उसको गेस्ट बुलाया। अच्छा रूबी, आपके बारे में भी कुछ बातें हैं, मैं आपसे करूं। लोग कहते हैं कि आप बाहर दिहाड़ियां शड़ियां भी लगाती हैं, तो कभी चैनल का नाम लेके दिहाड़ी ली है आप? अच्छा, चैनल का नाम लेके? हाँ। सबसे पहली तो बात ये है कि दिहाड़ी की मुझे नोयत पता चले किस तरह की होती है। पैसे शैसे मतलब कोई रिश्वत, कोई खबर ना चलाने की? नहीं, मैंने कोई ऐसी खबर रिकॉर्ड ही नहीं की। और यकीन करें अगर रिकॉर्ड कर लूं, मुझे ये होता है मेरा ही सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए। और रही दिहाड़ी की बात, हाँ ये जरूर है कि हमें लोग कहते हैं आप फ्यूल वगैरह ले लीजिएगा, आप हमारी न्यूज बना दें, हम वो न्यूज बना लेते हैं। अगर वो चैनल नहीं चलाता, उनको लगता है ये पेड प्रमोशन है, तो फिर हम उनको कहते हैं कि ये सॉरी हम नहीं कर सकते, अगर आपको इसको लगवाना है तो आप चैनल को पे कर दें। मतलब जैसे अंदरून घरों की कहानियां होती हैं, जैसे सास बहू का झगड़ा होता है या कोई कत्लो गारत होगी, लेकिन दिहाड़ी शिहाड़ी अभी तक तो नहीं मिली। लगाऊंगी तो बताऊंगी। अच्छा ठीक है, जरूर बताइएगा। अच्छा रूबी, आप फिजा अली के बहुत खिलाफ हैं, इसकी क्या वजह? देखिए फिजा अली ना प्रोग्राम में बुलाती है और खुद ये कंटेंट बताती है कि मतलब उसने मुझे कहा मैंने बॉडी शेमिंग पे बात करनी है। देखिए मैं खुद अपनी मर्जी से गई, बॉडी शेमिंग पे बात हुई, रिक्वेस्ट एक की थी कि जूमिंग में कैमरे नहीं लगवाने, 4 कैमरे लगवा दिए, बॉडी को बहुत गंदा प्रेजेंट करके दिखाया और फिर जो है ना मेरे सामने लोगों को गालियां दी और बीपिंग लगाई उस पे कि तुम इसको हथनी बोलते हो, भैंसा बोलते हो, गाय बोलते हो। अब आपको याद तो मैं हूंगी ना कि ये मैं वही वाली बंदी है जिसको मैंने बुलाया था। 2 महीने बाद ये नबीहा को पॉडकास्ट पे बुला लेती है और उसके मियाँ के साथ मिल के मेरे पे मजाक करती है। बुशरा को कहती है काली माता कौन है, गूगल पे सर्च किया काली माता तो नजर नहीं आई है, और ये मोटी हथनी ये डंपर बम्पर कौन है। आप मुझे बताएं फीमेल होके इसको ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए थे? तो फिर जब इसकी बारी आई तो हमने नहीं छोड़ा। आपने क्या कहा? हमने भी यही कहा कि ये जैसे इसका मियाँ जो है ना वो ट्रकों पे बोरियां नहीं लाता, इसको ऐसे उठाया हुआ है। तो आपने देखा ही हुआ है वो जो कर रही है। मतलब आप देखें ये 50-50 साल की आंटी हैं, तो थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए इनको बात करते हुए कि मतलब मेरे से कोई 5-6 साल ही छोटी होंगी, कोई ज्यादा छोटी नहीं है। वो लहदा बात है कि इतनी ये सर्जरियां करवा चुकी हैं कि अब डॉक्टर भी और देखने वाली अपनी शक्ल भी कहती होगी कि मैं क्या से क्या बन गया हूँ। तो ये इस तरह की चीजें ना इनको जेब नहीं देती। अच्छा, तो आप रेहान तारिक के भी खिलाफ हैं? देखिए रेहान तारिक के वर्दा मलिक को बुलाया इसने, वो कैसे कमा रही है कैसे नहीं कमा रही, ये हर बंदे की बात निकाल के आप ही तो पॉडकास्ट कर रही हैं। हालांकि आपको लोग फीमेल रेहान तारिक कहते हैं, औरतों की रेहान तारिक ना, तो लेकिन आप में वो चीजें नहीं है। लेकिन आपने बातें तो आपके पास भी सारी हैं, लेकिन वो उस नोयत की नहीं है। तो वो तो हर बंदे की करना नहीं चाहती। बातें तो है सही। अच्छा असल में ना मैं किसी के जज नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ एक सहाफी के तौर पे सवाल पूछती हूँ। मैं एक जज नहीं हूँ कि मैं किसी के ऊपर इम्पोज कर दूंगी ये फैसला। जो भी कोई खुद बात मानता है मैं वही करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ, इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं या इदारों के बाहर या औरतों के साथ, अभी आप पहले बड़े आपने अच्छी बात की वो दूसरी शादी वाली, कहाँ जा रहे हैं हालात? लड़कियां क्या कर रही हैं फेम के चक्कर में? माइक का इस्तेमाल गलत हो रहा है, उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। देखिए हर बंदे की इज्जत है। अब ये इचरा का सानिया हुआ, बच्ची जो ट्यूशन सेंटर में, उस बच्ची ने खुद 2 दफा खुदकुशी करने की अटेम्प्ट की। उस पे जिन्नात थे, जिन्नात के साए थे। अब वो जिन्नात ने मारा है या उस बच्ची ने अपने आप को मारा है, लेकिन वो 2 शरीफ खानदान पिस गए, फटाफट मीडिया पहुंच गया, ल पहुंचा दी, और गलत बात है। देखिए इंसान ने अब उन्होंने अपनी नस्ल बसानी है, अगली शादियां करनी है और मामला हैं, आप इतना मीडिया पे गंदा कर देते हो। माइक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। आप भी अक्सर जगहों पे खुद जाती हैं माइक लेके। ये जो शाहजेब सियालकोटी वाला इशू चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है असल में? क्या इसमें देखें पहले तो ये और वो जो टिकटॉक पे तो वो बड़ा बदमाश बनता है, बड़े धड़ल्ले से बात करता है, तो वहां से क्यों भागा था? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो शाहजेब सियालकोटी है ना, अगर आप देखा जाए तो सहाफ़ी आए हैं, यूट्यूबर्स आए हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है। इसका काम नहीं बनता किसी को कहना। वहाँ पे? नहीं, मैं वहां पे नहीं थी। अच्छा। इसका काम नहीं बनता कि आप कहे कि हमारे 2 बाप है, हमारा एक बाप नहीं। ये बदतमीजी के जुमरे में है। देखिए आपको फेम ये नहीं कहता आप गुंडागर्दी करें, आप तमीज से बात करें। आपको कोई गिले शिकवे अगर किसी से, तो अच्छे तरीके से भी बात हो सकती है। इसने पहले उनको छेड़ा है,
और फिर उसके बाद जी जाके वीडियो डाल रहा है, मैं त्याना दे चीका कटा देती है, और ये जो है ना सोशल मीडिया पे लड़ाई शुरू होगी। अगली दफा उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना था। अदालतों में ये लोग क्या इतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसे ताकतवर होते हैं, जैसे अदालतों में जैसे ये पुलिस वाले हैं। देखते हैं ना, तो ये साइड पे हो जाते हैं, जैसे ये गेट से बाहर आते हैं तो फिर ये बदमाश बन जाते हैं। जैसे ही टिकटॉक का कैमरा ऑन होता है, ये बदमाश बन जाते हैं। चलें जी रूबी, आपको तो मैं ये कहूंगी मोर पावर टू यू, और अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह आपको मजबूती दे के रखे, और जो भी आप आगे करने वाली हैं एक बंदे के खिलाफ वो करना है मैंने। वो क्या करना है आपने? वो बस उसको तो मैं अभी देखिएगा। रूबी से बचें जी, और हमें इजाज़त दीजिए। एक बार फिर कहूँगी, चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और वीडियो पे अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। खुदा हाफिज़।